खबर दिन पर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर दाखिला बिशाल लेह में महात्मा बुद्ध के मुकद्दस आसार की नुमाइश का इफ्तिताह किया। कहा लद्दाख की तरक्की हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। कोलकाता के 15 पोलिंग बूथ्स पर कल दोबारा होगी वोटिंग। बेज़ाब्तगियों की शिकायत मौसूल होने के बाद ईसी ने लिया अहम फैसला। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में हुआ बड़ा इजाफा। पेट्रोल डीजल के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। महंगे जेट फ्यूल का असर एयर इंडिया पर। घरेलू और बैनुल अक़वामी रूट्स पर रोजाना 100 परवाजें कम करने का लिया गया फैसला। हिमंता बिस्वा शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी में लफ्जी जंग। मुतनाज़िया बयानात पर बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। मुल्क भर में यौम मजदूर मनाया गया। कोयम्बटूर में मजदूरों के हक में निकाली गई रैली। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का किया मुतालबा। अमेरिका ईरान कशीदगी में आई मजीद शिद्दत। जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लेह में महात्मा बुद्ध के मुकद्दस आसार की नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। यह तकरीब बुद्ध पूर्णिमा के जश्न के मौके पर मुनाकिद की गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये मुकद्दस आसार दिल्ली से खुसूसी भारतीय फ़िज़ाया के तैयारी के जरिए लहलाए गए थे। इफ्तिताही तकरीब में मजहबी रसूमात अदा की गई और रिवायती तरीके से पूजा वंदना पेश की गई। वज़ीर दाखिला ने बुद्ध मत के पैरोकारों से खिताब करते हुए कहा कि ये मुकद्दस आसार अकीदतमंदों के लिए रूहानी तवानाई का जरिया है और इन्हें देखकर लोगों में नया जज्बा पैदा होता है। ये मुकद्दस आसार 2 से 10 मई तक लेह में अवाम के लिए रखे जाएंगे। इसके बाद दीगर मुकामात पर भी इनकी नुमाइश की जाएगी। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से, अवशेषों से ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे और एक दिव्य अनुभूति का एहसास भी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2019 के बाद लद्दाख में तेजी से तरक्याती तब्दीलियां देखने में आ रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खुसूसी तवज्जो इस मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पर मरकूज है। लेह में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में बुनियादी ढांचे, राब्ता निज़ाम और अवामी सहूलतों में नुमाया बेहतरी आई है। बहुत पुरानी मांग थी लेह लद्दाख कारगिल की कि यहां पर यूटी दिया जाए, और यूटी मांगने का मूल कारण था यहां डेवलपमेंट नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 में यूटी बने बाद में क्या क्या हुआ है। अब 7 जिले और 193 पंचायतें हो गई। 5 नए जिले शाम, नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार और द्रास, अभी अभी ही इसकी अधिसूचना जाहिर हो चुकी है। यहां की लोकल लैंग्वेज, उसको भी प्रशासन की लैंग्वेज बनाया। भोटी, पुर्गी, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी थे ही, तो यहां की स्थानीय
वेस्ट बंगाल में इंतखाबी अमल के दौरान पेश आने वाली बेज़ाब्तगियों के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल यानी 2 मई को कोलकाता के 15 पोलिंग बूथ्स पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। हुकाम के मुताबिक यह फैसला उन बूथ्स पर शिकायत और तकनीकी मसाइल सामने आने के बाद लिया गया ताकि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत दी, जबकि वोटर्स से अपील की गई कि वो दोबारा वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ज़राए के मुताबिक दोबारा पोलिंग के दौरान इजाफी फोर्स तैनात की जाएगी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और इंतखाबी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखा जा सके। बीजेपी सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम के बाहर एहतजाज को लेकर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की शिकस्त यकीनी है, बौखलाहट का शिकार होकर उन्होंने ऐसा काम किया है। तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, क्योंकि जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था? वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, वो राय को चेंज करना है, ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर चिराग पासवान ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद पर सख्त तनकीद करते हुए वज़ीर आलम ममता बनर्जी को निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तशद्दुद पर काबू पाने की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इस बार हालात पहले के मुकाबिल बेहतर रहे हैं। ये रहा, हिंसा के माध्यम से ही उन्होंने हमेशा सत्ता की कुर्सी पाने का काम किया है। इस बार मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि काफी हद तक उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने का कार्य किया। छुटपुट घटनाओं के अलावा जिस तरीके से बड़ी हिंसाएं होती थी, बूथ पे गोलियां चल जाती थी, कम से कम वैसी परिस्थिति मतदान के समय उत्पन्न नहीं थी। पर मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मतदान में उत्साह देखने को मिला है, दोनों चरण में 90% से ज़्यादा का मतदान अपने आप में बदलाव का द्योतक है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 4 मई के बाद बंगाल में बनने जा रही है और इसी बात टीएमसी लीडर कुणाल घोष आज फिर एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में कायम स्ट्रांग रूम का मुआयना करने पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिस तरह सिक्योरिटी में इजाफा किया गया, उसी तरह आइंदा भी यही सख्त इंतजामात बरकरार रहने चाहिए। उनके मुताबिक उनके बेशतर तजावीज़ को कबूल कर लिया गया और पोलिंग एजेंट्स स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। देखिए, सुबह भी आए थे, कल रात तो हम लोग थे, आज सुबह भी आए थे, अभी तो यहाँ पर ही है। तो कल हम कुछ पॉइंट वो विदाउट एनी विटनेस वो सील किया गया जो स्ट्रांग रूम है वो खुला हुआ था, उसमें काम चल रहे थे। हम लोग प्रोटेस्ट किया तो उसका जो मैडम है, डीओ मैडम, वो एग्री किया और कुछ स्टेप लिया। तो हमारा पूरा अभी यहाँ पर पूरा टीम यहाँ पर है, हम लोग पूरा नजरदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा का सामने और लास्ट चांस वो लोग ले रहे हैं। ये ईवीएम टेम्परिंग का हम लोग थोड़ा लेकिन ये सब नहीं चलेगा बंगाल में। और देखिए, कमर्शियल एलपीजी की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने में आया है। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का माफ कीजिएगा इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी नई कीमत अब 3071 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। मुसलसल तीसरा माह है जब कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रेस्टोरेंट और खाने पीने के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि खामतेल और गैस दोनों की बढ़ती कीमतों ने उनके कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। कई दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो उन्हें भी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। छोटे कारोबार मालिकान का कहना है कि पहले ही सप्लाई और महंगाई के मसाइल मौजूद थे, अब इस इजाफे ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है।
दिक्कत ही है सर, पिछले 2 महीने से दिक्कत चल रही है। आपको पता ही है सिलेंडर को लेके कितने क्राइसिस चल रहे हैं देश के अंदर, और जैसे ही अब हालात थोड़े से सुधरने शुरू हुए हैं, अब दोबारा से ये क्राइसिस आ गया है कि इसका 50% से रेट बढ़ा दिया गया है। ऑलमोस्ट 1000 रुपये रेट बढ़ चुका है। तो अब आप ये देखिए कि मतलब हर चीज़ के एक तरह का इन्फ्लेशन आ गया है। जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जहाँ से हम सामान लेते हैं आगे, वो सब ने रेट बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे जो सामान बनता है, अब यहाँ पे भी अभी हमने रेट नहीं बढ़ाए, पर आगे आगे ऐसे ही चलता रहा तो एक दुकानदार या एक छोटा वेंडर कब तक नुकसान सहता रहेगा। हम लोगों की मजबूरी है कि हमें कोई रास्ता दिखाया जाए जिससे कि हम अपना कारोबार संभाल सकें, और जो हमारे पे जो स्टाफ है उसको भी हम बचा सकें कि हमें उनको ना निकालना पड़े, ना कोई ऐसा कार्य करना पड़े हमें। तो हमें कोई रास्ता दिखाया जाए, या फिर लास्ट पॉइंट ये रह जाता है कि फिर हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि बैन-अवी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस भारत में ईंधन की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस राय के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 4 से 5 रुपए तक इजाफा मुमकिन है। अगर ये इजाफा होता है तो 2022 के बाद ही पहली मरतबा होगा जब ईंधन की कीमतों में नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि इस मामले पर हतमी फैसला आइंदा चंद दिनों में लिया जा सकता है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। इतलात के मुताबिक सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 40 से 50 रुपए तक के इजाफे का इम्कान है। महंगे जेट फ्यूल की कीमतों का असर हिंदुस्तानी हवाबाजी सेक्टर पर भी अब देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र रोजाना तकरीबन 100 परवाजें कम करने का फैसला कर लिया है। ये तखफीफ घरेलू बैनुल-अक़वामी रूट्स पर नाफिज की गई है। इस वक्त एयर इंडिया रोजाना तकरीबन 1100 परवाजें चलाता है, लेकिन जून से परवाजों की तादाद कम करने की तैयारी की जा रही है। यूरोप, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे अहम रूट्स पर खिदमात कम की जाएंगी, जहां ईंधन की लागत सबसे ज्यादा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने एयरलाइंस के लिए परवाजें हस्ब साबिक यकीनी बनाना मुश्किल बना दिया है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी हुकूमत खासतौर से अपोजिशन और कांग्रेस के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। रायपुर में मीडिया से खिताब करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन ने कभी विमेंस रिजर्वेशन की मुखालफत नहीं की। विमेंस रिजर्वेशन की आड़ में बीजेपी कानून हदबंदी को पास करने की कोशिश कर रही है। हम इसका सख्त खिलाफ है। सचिन पायलट ने कहा कि साल 2023 में तमाम अपोजिशन जमातों ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की तायद करते हुए बिल पास किया है। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, सभी वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने, हम सब ने मिलकर चर्चाएं करी हैं। जो हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं और 307 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अब तक की काम की समीक्षा, हमारा धरातल से लेके प्रदेश तक जो समितियों का गठन था, और हमारी पार्टी का उदयपुर का एक डिक्लेरेशन है जहां हमने कहा है कि 50% पूरे संगठन में जो पद हैं वो SC, ST, OBC महिला के लिए आरक्षित है। उसका हमने रिव्यू किया, कहाँ का। बीजू जनता दल विमेंस विंग के सदर ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में विमेंस बिल पास हुआ, इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन इंसाफ से महरूम हैं, उन्हें जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कि आज ओडिशा का स्थिति जो हुआ है वो कहने लायक नहीं है। आज ओडिशा में दिन पर दिन महिलाओं का हिंसा बढ़ते जा रहा है। आज हर दिन दुष्कर्म 20 महिला को हो रहा है। आज हत्या हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, और महिला आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला रिजर्वेशन बिल था 2023 में पारित हुआ था, नवीन पटनायक जी के जो 12 सांसद से वो निशर्त इस बिल को समर्थन किए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि असम के वज़ीर आला के बयानात नाकाबिले बयान और नाकाबिले इशाअत थे, और अगर वो अफसोस का इजहार करें तो उनका वकार बढ़ेगा। इस पर जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें जमहूरियत, शाइस्तगी या अवामी गुफ्तगू के उसूलों पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके अहलिया रिनकी भुइयां शर्मा को बदनाम करने के लिए जाली दस्तावेजात इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब बांग्लादेश के वजारत खारजा ने बाज़ मुतनाज़िया बयानात पर हिंदुस्तान के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को तलब करके बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज कराया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेश की जमानत मिलने के बाद पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालती निज़ाम पर एतमाद बरकरार रखना जरूरी है, और पवन खेड़ा को पेश की जमानत मिलना इस बात की अक्कासी करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने खेड़ा से मुतल्लिक असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से दिया गया बयान न सिर्फ नामुनासिब था बल्कि
हकायक के मुताबिक भी नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आसाम के वज़ीर आला अपने बयान पर नजरसानी करते हुए खुले दिल से माजरत या अफसोस का इजहार करते तो इससे उनके सियासी कद में इजाफा होगा। यौम मजदूर के मौके पर कोयम्बतूर में मजदूरों के हक में रैली निकाली गई। इस रैली में सीपीआई के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत में हिस्सा लिया। रैली के दौरान कारकुनान ने मेहनत कशों के हुकूक, बेहतर उजरत और काम के हालात में बेहतरी का मुतालबा करते हुए हक में नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की मजदूर तबके का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मेहनत कशों के मसाइल पर संजीदगी से गौर करे और उनके लिए मौसर पॉलिसियाँ मुरतब करें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन सिंह यादव ने जबलपुर में कुश्ती हादसे के मुकाम का दौरा किया और वहां पर एक कश्ती हादसा हुआ जिसका जायजा लेने के लिए वो पहुंचे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। हादसे के बाद इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि कश्ती हादसे के वजूहात जानने के लिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी का भी क़याम ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि हादसे में जुमला 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया। केरल के मुख्तलिफ अजला में बेकाबू हाथियों ने 2 अफराद को रोंद डाला। पुलिस के मुताबिक पहला वाकया कोची के करीब एक मंदिर के पास पेश आया, जहां मंदिर में लाया गया एक पालतू हाथी अचानक बेकाबू हो गया। हाथी ने एक ड्राइवर को कुचलकर हलाक कर दिया, जबकि महावत को भी शदीद जख्मी कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हाथी ने मंदिर के अहाते में खड़ी गाड़ियों पर भी हमला किया, कई गाड़ियों को उलट दिया और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। बादशाह महकमा जंगलात की टीम ने उसे काबू में करने की कोशिश की, बिलाखिर उसे नशावर दवा देकर उसे बेहोश किया गया। दूसरा वाकया भी इसी तरह से एक मंदिर के पास पेश आया, जहां पर एक हाथी ने मावतों पर ही हमला कर दिया। मक्का मुकर्रमा में हिंदुस्तानी आज़मीन हज के मुश्किलात के हवाले से इतलात मिली हैं। बताया गया कि अजीजिये में बाज़ हिंदुस्तानी आज़मीन हज ने इंतज़ामी बदनज़मी और नाक़िस सहूलियात की शिकायत की है। आज़मीन के मुताबिक भारी रकम अदा करने के बावजूद रिहाइश के इंतज़ामात मेयार के मुताबिक नहीं हैं। शिकायत में कहा गया है कि बाज़ ख़ानदानों को अलग रखा गया, एक एक कमरे में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को भी ठहराया गया और लिफ्ट्स ख़राब हैं और सफाई की सूरत हाल नाक़िस हैं। बाज़ आज़मीन ने कमरों में गंदे पानी जमा होने की भी शिकायत की है। इस हवाले से ये वीडियो सामने आई। ये देखिए इंडियन हाजियों को किस तरीके से गाय भैंसों की तरह पड़ दिया यहाँ पे लाके। और ये वॉशरूम का हाल देखिए आप, ये वॉशरूम देखिए, यार्ड तो वो वॉशरूम मिला हुआ है। बाथरूम का पानी अब रूमों में घुसना शुरू हो गया है। वो दिखाइए, जैकेट पड़ी दिखाइए जैकेट जरा। पानी देखिए अब रूमों में घुसना शुरू हो गया, बाथरूम का पानी। ये हमारा रूम है। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने हिंदुस्तान में कंपनी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट और तीसरी बड़ी पीसी मार्केट बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने हिंदुस्तान को कंपनी के लिए एक बड़ा और अहम मौका करार देते हुए कहा कि वो इस तेजी से उभरती हुई मार्केट के हवाले से बेहद पुरजोश हैं। कंपनी की 2026 की दूसरी तिमाही की आमदनी रिपोर्ट के दौरान टिम कुक ने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट और तीसरी बड़ी पीसी मार्केट बन चुका है और एप्पल गुज़श्ता कई बरसों से इस खित्ते पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। उन्होंने एतराफ़ किया कि हिंदुस्तान में कंपनी की कारकर्दगी में बेहतरी के बावजूद इसका मार्केट शेयर अभी महदूद है। ताहम मुल्क का बढ़ता हुआ मुतवस्सत तबका और नई सार्फिन की बड़ी तादाद एप्पल के लिए तरक्की के वसी इम्कानात पैदा कर रही है। आदादो शुमार के मुताबिक एप्पल की तिमाही आमदनी में 17% इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 111.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कंपनी ने तरक्की याफ्ता और उभरती हुई दोनों मार्केट्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाई, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, जहां दोहरे हिस्सों में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने छठी रिटेल स्टोर की इफ्तिताह को भी अहम संगी मील करार दिया है। ये नया स्टोर मुंबई के इलाके बोरीवली में कायम किया गया है, जबकि कंपनी के दीगर स्टोर्स नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा में पहले से मौजूद हैं। टिम कुक ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलसल तरक्की कंपनी की इस आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत एप्पल उभरती हुई मार्केट्स में अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत बना रहा है।
दूसरी जानिब कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केविन पारिक ने बताया कि मैक सेगमेंट की आमदनी में 6% इजाफा हुआ है, जो 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिसकी बड़ी वजह नई प्रोडक्ट्स की मजबूत तलब रही। एक अहम पेशरफ्त में एप्पल ने ऐलान किया है कि टिम कुक सीईओ के ओहदे से सुबुकदोश होकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का किरदार संभालेंगे। उनकी जगह जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से कंपनी के नए सीईओ की जिम्मेदारियां संभालेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल की हालिया कारकर्दगी ने आलमी मार्केट्स में उसकी मजबूत पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अर्जी दाखिल की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि जेल में तवील अरसे तक तनहा रहने और आंखों के इन्फेक्शन की वजह से उनकी हालत मुसलसल खराब होती जा रही है। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने हिल्टन होटल में कॉरेस्पोंडेंट डिनर पर हमले के मुलजिम की वीडियो जारी कर दी है। अमेरिकी ताल्लुक में वाशिंगटन डीसी की अटॉर्नी ने इस शख्स की वीडियो फुटेज जारी कर दी है, जिस पर गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगा है। अमेरिका ईरान जंग के आज 63वें रोज में सूरत हाल निहायत कशीदा इख्तियार कर चुके हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी बहरी मुहासरे को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और फौजी कार्रवाइयों को तोसी पसंदाना अज़ाइम से ताबीर किया, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। ईरान पर अमरीकी हमले के 63वें दिन भी खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान बयानात और धमकियों का तबादला जारी है और तशद्दुद में इजाफा देखा जा रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तुंद लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि ईरानी बंदरगाहों का अमरीकी मुहासरा नाकाबिले बर्दाश्त है और इसे फौजी कार्रवाइयों की तौसी से ताबीर किया। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि जंग दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरान में जंग की तैयारियां जोरों पर है। फिजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक कर दिया गया है और रात के वक्त छोटे तैयारों की आवाजें सुनी गईं। तज्जियाकारों के मुताबिक तेहरान इस मुहासरे के लिए पहले से तैयार था और बरसों की पाबंदियों के बाद ज्यादा सख्त हालात का आदी हो चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी ज़राए का कहना है कि ईरान की फौजी और माशी दबाव की हिकमत अमली वाशिंगटन को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकेगी। सदर ट्रंप ने इटली और स्पेन से अमरीकी फौज वापस बुलाने का इशारा दिया है, क्योंकि दोनों मुमालिक ईरान से जंग की मुखालिफत कर रहे हैं। इस दौरान यूएई ने अपने शहरियों को ईरान, लुबनान और इराक का सफर करने से रोक दिया है और वहां मौजूद शहरियों को फौरन वापसी की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।